1 2 3 बोलता हूँ 1 2 3 चले नाम लेके बोलो भाई गोपाल सा सीधे सीधे आशु सीधे गॉड सर गॉड इट। हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन कौन से स्टेप होते हैं और हम क्या क्या यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हम किसी भी फील्ड में बात करते हैं, सबसे जरूरी होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद में दूसरी चीज होती है, वो होती है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको स्टेज पे आके बोलना है तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? बात करने का तरीका। अगर आपको बात करने का तरीका आता है तो आप कम्युनिकेशन कर लोगे। जैसे ही आपको बात करने का तरीका आ गया, आपको बोलने का तरीका आ गया, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया, फिर आप पब्लिक स्पीकिंग भी कर पाओगे एंड जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो उसका एक पार्ट होता है, फिर आप किसी से बिना बात किए भी उसको इम्प्रेस कर सकते हो। तो मैंने आपको उस दिन समझाया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या क्या स्टेप होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, आप बिना डरे पब्लिक स्पीकिंग कैसे कर सकते हो। तो आज हम इन सब पे बात करने वाले हैं। अगर आप नोट्स वगैरह लिए हैं तो उस पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। फिर आपस में कोई नहीं लिए तो शेयर भी कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ा काम नहीं है। हालांकि मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डर स्टेज फियर है। इंसान को सांप के काटने का जितना डर होता है ना कि सांप ना काट ले, उतना डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का। तो सबसे बड़ा डर है, लेकिन अगर आपको उसकी ट्रिक्स पता चल गई ना, तो ट्रिक्स पता होने से फिर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। ओके, पता है जो एंजाइटी होती है, जो डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, वो कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना कुछ मतलब जो डर लगता है ना उसको साइड में रख के आप स्टेज पे आके कैसे बोल पाओगे, ठीक है। वो अंदर कैसे आएगा? आपके कॉन्फिडेंस से। आप उनसे कैसे बात कर रहे हो, आपके अंदर कैसे मैनर्स हैं, कैसे आप रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, कैसे वर्ड यूज कर रहे हो। तो ये चीजें उनको तब समझ में आएंगी जब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। आपने यहाँ क्लास में सीखा, मैंने आपको कुछ भी समझाया, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड यूज करिए, या ये आपका टाइप होगा बात करने का। जैसे आप बात कर रहे हो तो हाथ चला के बात करिए। बॉडी लैंग्वेज जब आपके हाथ चलते हैं ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ओपन होती है और आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। तो आप हाथ चला के बात करिएगा। हाँ, एक चीज होती है, जब सामने वाला आपसे बोल रहा हो तब हाथ नहीं चलाना है, तब तो आपको एक रिस्पेक्टेड तरीके से हाथ को नीचे रखना है, ठीक है। तो सर को भी ये लगना चाहिए कि हाँ बच्चों में कुछ अंतर आया है, क्योंकि उनको चाहिए है रिजल्ट। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट आए जो और कॉलेज के बच्चे नहीं ला पाते हैं। शुरुआत है, शुरुआत में आप क्या करेंगे? सीखेंगे इसे। फिर उसके बाद क्या होगा? मैं आपसे खुद बोलूंगा कि आपको कल तैयारी करके आना है, ये टॉपिक रहेगा, आप स्टेज पे आ जाइए, आप बोलिए, तो आप खुद का खुद बोलने लगते हैं। तो एंड ऑफ द रिजल्ट होने को चाहिए है, और उनका यही कहना है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट दो तरीके से आ सकता है। पहला, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसा चाहिए? मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, आप उसमें जो भी डाउट लग रहा है, 0% भी डाउट है, खड़े होकर तुरंत क्वेश्चन करना है। सर मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। दूसरी चीज, मैं कोई भी चीज बताता हूँ तो उसको रिपीट करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि एक बार में तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन जब मैं रिपीट करूंगा तो वही चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके। तीसरी चीज, आपको क्या करना है? जो भी चीज मैं बताता हूँ कि आपको दोस्तों में ऐसे बात करनी है, सर से ऐसे बात करनी है, अपने परिवार में ऐसे बात करनी है, तो कोशिश करो, घर पे जाके कोशिश करो और वो चीजें ट्राई करने की कोशिश करो। क्योंकि जो मैं चीजें आपको बताता हूँ वो टोटल साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, उस पर निर्धारित होती है। मैं आपको कोई ट्रिक्स बताता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो ये काम हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस तो है, लेकिन वो साइकोलॉजी है। अगर साइकोलॉजी से आप काम करते हो तो दूसरों को इम्प्रेस करने की जो क्षमता है वो 80% बढ़ जाती है। तो आपको मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करिए। मैंने आपको कोई भी ट्रिक्स बताई, आप उसको अपने फ्रेंड के साथ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, ये काम कर रही है या नहीं। मैं आपको आज बताऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले आपको क्या क्या करना है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्टेज पर जाने से पहले क्या करना है आपको। फिर स्टेज पर आप खड़े हो, फिर आपको डर लग रहा है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, सारी चीजें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालें पब्लिक स्पीकिंग। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब साफ स्पष्ट होता है कि पब्लिक सामने बैठे हुए क्राउड है, और स्पीकिंग मतलब बोल रहा हूं मैं। पब्लिक के सामने बोलना ही पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक में दो लोग से लेके अनंत,
आप एक अकेले से बात कर रहे हो तो वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी, पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। जैसे दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग क्या है? दो से ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, वहां पर क्या हो जाएगा? पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में हमें डर कब लगता है? जब कोई भी चीज, आप फ्रेंड सर्कल में इतने सारे लोग बैठे, मैं बाहर चला जाऊंगा, आप आपस में आप अच्छे से बात कर पाओगे, एम आई राइट? लेकिन वही चीज मैं स्टेज पर बुला लूंगा तो थोड़ा सा फियर आ जाएगा। मैं अभी बाहर जाऊंगा तो आपस में आप लोग बात कर सकते हैं, कितने भी लोग हों, लेकिन डर कब लगेगा? जब स्टेज पर बुलाऊंगा। तो इसलिए स्टेज फियर कहा जाता है। तो पहली चीज, हमें डर क्यों लगता है मैं बताता हूँ। स्टेज पर आने से पहले पहला जो हमारा डर होता है वो ये होता है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेज पर आने से पहले जो हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि मैं अगर स्टेज पर जाऊंगा तो सभी लोग हंसने लगेंगे, ऐसा माइंड में होता है। अगर मैं स्टेज पर जाऊंगा तो सभी लोग हंसने लगेंगे, पहला डर। दूसरा डर कि मैं जो यहाँ मतलब आप लोग सभी लोग बैठे, मैं बोलूंगा किसी से आप आ जाइए, तो आपका जैसे ही मैंने नाम लिया तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली इतने सारे लोगों में मेरा नाम है या मुझे वहां पे जाके बोलना है। तो मैंने आपको जैसे एक टिप्स बताई थी ना कि पहली चीज तो ये सोचिए कि सामने जो बैठे हैं ना वो सब बच्चे हैं। एक्शन, पहली जो शुरुआत होती है वो पहला एक्शन होता है। काम क्या है? पहला स्टेप लेना। अगर आप पहला स्टेप ले लेते हैं ना, इसके बाद थर्ड नहीं लगता है। पहला स्टेप क्या होता है? कोशिश करना कि मुझे स्टेज पर आना है। आप यदि ये सोचते हैं कि मुझे स्टेज पर जाके कभी कोई ऐसा काम नहीं पड़ने वाला, तो आप गलत है। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कॉलेज में ही कोई काम हो रहा है तो आप स्टेज पर आके बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कोई पार्टी हो रही है तो पार्टी में भी आपको इन्वाइट किया जा सकता है। मान के चलो कोई इंटरव्यू हो रहा है, वहां पर भी आपको बोलने को बोला जा सकता है। मैं आज आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अपने छतरपुर की बेटी है नैन्सी दुबे, सुना है आप लोगों ने? 10th में मध्य प्रदेश टॉपर है MP बोर्ड में, राइट? तो आज मैं जब सुबह उसका इंटरव्यू लेने गया तो मैंने उस बच्ची के अंदर 2-3 क्वालिटी देखी। बच्ची छोटी है बट उसने जो मुझसे बात करने का उसका तरीका था, मैं आपको इंटरव्यू बताऊंगा, उसके बात करने के तरीके में मैंने 3 चीज़ें नोटिस की। पहली चीज़, मैंने उससे पूछा कि आपने जो टॉप किया है, पहली चीज़ तो आपने क्या सोचा था कि आप मध्य प्रदेश टॉप कर लोगे? तो पहली चीज़ उसने बोली, सर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश टॉप कर लूँगी, बट मैंने ये जरूर सोचा था कि मुझे अपना 100% देना है और मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं छतरपुर में तो टॉप आ जाऊँगी। उसने मुझसे ये बोला। इसमें क्या है कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास था कि हाँ कुछ ना कुछ तो वो करेगी। बट हुआ क्या, उसकी मेहनत इतनी अच्छी थी, उसकी जो काबिलियत है वो सामने आ गई और उसने MP टॉप कर लिया। पहली चीज़, आपको नहीं पता है कि सामने वाला आपसे कितना अच्छा है। जैसे उसमें लाखों लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन उस बच्ची को नहीं पता कि लाखों लोग हमसे कितने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसको ये पता था कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ उसने ये बोली मुझसे कि सर, मैंने उससे बोला कि आप इसका श्रेय किसको देंगे, अपना क्रेडिट किसको देंगे अपनी सफलता का? उसने मुझसे बोला कि सर इसका क्रेडिट मेरे टीचर्स और मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स को जाता है। सर उसने पेरेंट्स का भी नाम लिया और टीचर्स का भी नाम लिया। हो सकती थी वो बोल सकती थी कि सर मैंने ही स्टडी की है और मैं अपना क्रेडिट खुद को ही देना चाहूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेडिट उसने किसको दिया? टीचर्स को और पेरेंट्स को। और हालांकि इस बात में बहुत सच्चाई है, क्योंकि उनके जो टीचर्स हैं उनने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि बच्ची के अंदर टैलेंट है, अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हमारे स्कूल का भी नाम रोशन होगा और हमारे जिले का भी होगा। दूसरी चीज़, तीसरी बात उसने ये बोली मुझसे, मैंने कहा कि आप और स्टूडेंट्स को क्या मतलब ऐसा कोई ट्रिक्स है या फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप टॉप कर पाएंगे, बताना चाहेंगे? उसने बोला है कि सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला सिर्फ यही है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार। उसने बोला मैंने आज तक कोई सोशल मीडिया साइट यूज नहीं की है, मैं अपने पढ़ाई में ही इंटरेस्ट रखती थी, ठीक है। उसने बोला मुझसे कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करती थी और मेरे अंदर एक ही चीज़ चलती थी, वो ये था कि अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस था। वो गेम भी खेलती थी। मतलब उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप सभी लोग इंटरव्यू को देख सकते हैं, चैनल पे हमारे आ जाएगा कल। मैंने ये स्टोरी क्यों बताई है, क्योंकि वो एक सफलता का झंडा गाड़ चुकी है। अपन लोग सोचते हैं कि 10वीं में टॉप करना एक बड़ी बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश टॉप करना तो बड़ी बात है ना। तो उसकी बातों से ये पता चलता है एक्चुअल में हम किस तरीके से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए सफलता ये नहीं है कि आप टॉप करो,
सफलता आपके लिए क्या है? आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो आपको अचीव हो, वो आपको मिल जाए। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी लाइफ में कि आपको बात करना आना चाहिए। सोचो यहीं पर कोई मीडिया वाला आ जाए और आपसे बात करने के लिए बोले, तो आप बात नहीं कर पाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? उसके घर पे मीडिया का कल से बिल्कुल कंटिन्यू आते जा रहा है, कोई ना कोई मीडिया वाला आ रहा है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं है, बात कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन देखी है मैंने, वो कैसे बात करती है, उसके अंदर 1% भी फियर नहीं है। वैसे ही हमें अपनी लाइफ में भी फियर तो रखना ही नहीं है, किसी से भी हम कैसे भी बात कर सकते हैं। किसी से भी बात करने का सबसे सिंपल फंडा होता है कि हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, ये कभी कोई मतलब जो पैदा होता है ना उसके साथ नहीं आता। ये सब स्किल्स हैं, यहीं पर सीखी जाती है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने भी मतलब मैं शुरू से ही ऐसे बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था। अगर मुझे स्टेज पर बोल दिया जाए कि स्टेज पर आ जाइए, अभी नहीं, कॉलेज टाइम में भी तो मैं स्टेज पर जाकर घबरा जाता था, बोलता नहीं था। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऐसी स्किल्स है, अगर मैंने इसको सीख लिया तो अपनी लाइफ में जो मैं चाहता हूँ वो अचीव हो जाएगा। फिर क्या किया मैंने? यूट्यूब से सीखना शुरू किया, उसकी ट्रिक्स पता की, कैसे होता है, क्या होता है, बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, कोचिंग्स जो होती हैं इंग्लिश कोचिंग्स अटेंड की, सेमिनार अटेंड किए, वेबिनार अटेंड किए, हर एक चीज़, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ये सीख लिया तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगा। आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी में सबके पर्पस अलग अलग होते हैं। मेरा पर्पस अलग होगा, आपका अलग होगा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा पर्पस क्या है? मैंने आपको बताया था कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी कंपनी भी चलती है और मेरे बहुत सारे और अदर बिजनेस भी चलते हैं। मुझे पैसा वहाँ से मिलता है, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता। कितना? उतना रखता है जितनी नीड्स है। बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब मैं किसी को जाके मोटिवेट करूँ। आपका कोई गोल है, अगर मैं आपको ये बता सकूं कि आपका ये गोल है, आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। तो मैंने 1 साल पहले जब एक इनिशिएटिव लिया कि मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा और जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करूंगा, तो मैंने पहला जो सेमिनार किया था, मैं आपको कहानी बता देता हूँ, रुद्राक्ष होटल में किया था, खुद के पैसे से अरेंज किया था और मैंने फीस रख दी थी बच्चों के लिए कि 50 रुपये या 100 रुपये। लेकिन वो सेमिनार इतना फेलियर रहा मेरे लिए कि मैं उससे डिमोटिवेट हो सकता था। मैंने उसमें कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च किए। क्यों किए? उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था कि बच्चों को मैं बुलाऊंगा और कैरियर काउंसलिंग करूंगा कि आप कैरियर में क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो। मैंने सब कुछ खर्च किया, स्पीकर भी बुलाए, आप लोग सब जानते होंगे श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनको मैंने बुलाया, श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी हैं उनको भी बुलाया। मैंने 2 लोगों को मेन स्पीकर बुलाया, फिर मैं भी था और एक और थे। लेकिन हुआ क्या, एंड टाइम में जब 7 दिन बचे थे, 26 अक्टूबर को हुआ था, मैं वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ। 7 दिन बचे थे और 17 या 18 तारीख को मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड जानते हैं आप सभी लोग? टाइफाइड हो गया तो उसमें खाना नहीं खाया जाता, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो 17 तारीख से लेके 26 तारीख तक मैंने खाना नहीं खाया, फ्रूट्स बस खाया और मैं इतना डिप्रेशन में चला गया कि मेरा सेमिनार भी आने वाला है और मेरी जो टिकट्स थी उसको भी सेल नहीं कर पाया, ना कॉलेज में जा पाया, कहीं प्रमोट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही 26 तारीख हुई मुझे एक और झटका लगा। मुझे पता चला कि श्री कृष्णा के जो चांसलर हैं वो नहीं आ रहे हैं। पहला झटका ये लगा। तो पहली चीज़ तो एक इमेज खराब हो जाती है ना कि आपने होर्डिंग वगैरह लगा दिए हैं, बैनर पे सब कुछ प्रिंट हो गया है, फिर अगर मैं बोल दूँ कि वो नहीं आ रहे तो एक बुरा इम्पैक्ट जाता है। दूसरा झटका जब लगा कि जब सेमिनार स्टार्ट हो गया, फिर पता चला श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह जी भी नहीं आ रही। 2 झटके हो गए मेरे लिए। सेमिनार चल रहा था, बच्चे भी बैठे हुए थे, सब कुछ था ठीक है। अब टेंशन एक ही थी कि 2 लोग नहीं आए। क्या हुआ कि जब मुझे उनका कॉल आया कि मैं भी नहीं आ पा रही हूँ, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सेमिनार तो मेरे को करना है। मैं आया स्टेज पर, मैंने अपना जो भी था 100% दिया और मैंने बताया मैंने खाना तक भी नहीं खाया था। लेकिन मैंने एक चीज़ सोची कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम सोचेंगे कि इतने लोग मतलब आ नहीं रहे हैं तो इसको कैंसिल कर दें या मायूस हो जाएं, तो वो एक स्टेप नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो वहाँ से मैंने सबक सीखा कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ से अगर मैं चाहता तो कभी सेमिनार नहीं करता, लेकिन मैंने क्या किया, सेमिनार करना लगातार रखा, मतलब कंटिन्यू। उस दिन की बात मैं लगातार कंटिन्यू मतलब कर रहा हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मेरा ये 34 या 35वां सेमिनार है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे खुशी मिलती है आप लोगों को बताने में कि आप लोगों के ड्रीम है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ मैं करके आया हूँ तो आप लोगों को शेयर कर सकूँ कि हाँ आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब हम आते हैं सीधा टॉपिक पर, ठीक है। थोड़ी सी कहानी मैंने बता दी। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है।
अगर मैंने आपको एक टॉपिक दिया मोबाइल, क्या टॉपिक दिया? मोबाइल। अब मोबाइल के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता है। मैं बोलूँगा कि स्टेज पे आ जाइए, मोबाइल के बारे में बताइए, तो आप उसके फीचर्स बता सकते हैं, उसके यूज बता सकते हैं, उसके मिसयूज बता सकते हैं, राइट? तो एक टॉपिक में क्या क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले क्या होता है उसका यूज। कभी भी आप स्पीकिंग करें तो पहले क्या बताएं? उसके फायदे। क्या बताएं? फायदे। पहले से नुकसान नहीं बताना है। अगर मुझे आपको कनेक्ट करके रखना है ऑडियंस को, तो पहले मैं क्या बताऊंगा? फायदे। मतलब अच्छी चीजें बताऊंगा, तभी आप हमसे कनेक्ट करके रह पाएंगे। दूसरी चीज, तीसरी बीच में डाल दो क्या? उसके नुकसान। क्या डाल दो? नुकसान। सबसे पहले फायदा, फिर उसके नुकसान, फिर डालो लास्ट में उसके सॉल्यूशन कि अगर इसके नुकसान है तो हम इसके सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में तीन ही चीजें काम करती है। पहले क्या करो? किसी भी चीज के फायदे बताओ। क्या बताओ? फायदे। फिर क्या बताओ? उसके नुकसान, और लास्ट में क्या करो? उसका सॉल्यूशन। अब आप सेकंड, चेंज योर माइंडसेट। ये माइंडसेट मतलब पहले तो आप सोच ही लें कि हाँ आपको स्पीकिंग करनी है, पब्लिक स्पीकिंंग करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि आप लोगों को एक स्पीकर बनना है, वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इसलिए भी तो करना है कि कल के दिन आपकी, चलो कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, सबको आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखाना है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा ना, उसको समझाना पड़ेगा ना। प्रेजेंटेशन होते हैं कॉलेज में, कई बार आप लोगों के असाइनमेंट भी होते हैं, तो कई बार बताना पड़ता है। तो अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों को जो उसमें सफलता मिल रही है, मान के चलो कोई इनाम भी रखा हुआ है, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको अपना माइंडसेट ये बनाना है कि हाँ मुझे ये करना है। पहले क्या होता है? एक्शन। मतलब आपने एक्शन लिया, फर्स्ट एक्शन कि हाँ मुझे ये सीखना है। दूसरा माइंडसेट बना लिया कि हाँ मुझे करना है। तीसरी चीज़ अब क्या होगी? उसके बारे में नॉलेज गेन करो। तीसरा पॉइंट क्या होगा? नॉलेज। फार्मेसी के बारे में आपको कितना नॉलेज होगा? बहुत कुछ। तो जब आपके पास में नॉलेज है तो फिर डर नहीं होगा। डर कहाँ होता है? जहाँ पर नॉलेज नहीं होता। लैक ऑफ नॉलेज वहाँ पर फियर होता है। अगर आपके पास में नॉलेज है तो आपको डर नहीं होगा। है राइट? जैसे कोई चीज़ के बारे में आपको पता है तो डर किस बात का? पूछ लो। डर तो हमें तब होता है जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो नॉलेज। देन हम चौथी चीज़ क्या करेंगे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्यों करेंगे? क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार करने से कंप्लीट नहीं होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एक बार आप करते रहोगे कुछ नहीं होगा, दो बार करेंगे थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, लेकिन तीसरी बार में अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। पता है जब अपन छोटे होते हैं ना बच्चे, तो छोटे में हम पहले खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं। ऐसा टाइम लग जाता है 2-3 महीने में, ऐसे ही सही है ना? गिरते हैं, खड़े होते हैं। जिंदगी भी ऐसा ही है। कोई चीज़ सीख रहे हैं, पहली बार में नहीं सीखेंगे। आपकी दूसरी क्लास है, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे ये पता है कि आपकी जब 5वीं क्लास आएगी ना, तो आपको एक एक्साइटेड रहोगे आप लोग कि हाँ क्लास होने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगी जब कोई चीज़ रिपीटेबल होती है। मैं कोई चीज़ आपको रिपीट करवाता रहूँगा, तो फिर आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। है राइट? तो क्या है फिर? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद क्या आता है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब जानते हो? उसको उतारना। बोलते ना किसी भी चीज़ को फिरोना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब आप वो चीज़ करके बताओ, वो चीज़ करके बताओ। अभी मैं टॉपिक लिखवा रहा हूँ, फिर एक एक टॉपिक की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ, और जिसको भी सबसे ज़्यादा डर लगता है, और आई एम श्योर कि वो यहाँ पे आके बात कर पाएगा, मैं उसको ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूँ। ये मैंने पॉइंट लिखवा दिए।